किसी आवश्यकता दूसरी, लेकिन उसको जीवन जीने के लिए जो धरती कुदरती रखी गई है उन धरती पे से स्थलांतर कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं होना चाहिए। क्यों कि कुदरत ने ये अखंड धरती बनाई है। इन अखंड धरती में कुदरती जीवन जीने के लिए कुदरती आधार रखा गया। तो उसमें दो भूमिका है। जो 3.1 के तहत जो बच्चा या बच्ची आती है, तो ये भूमिका माता की भूमिका, और एक भूमिका जो आने वाले सभी जीव जो रहते हैं, ये धरती माता, ये दूसरी भूमिका। तो इस विश्व में दो भूमिका है, लेकिन एक भूमिका ऐसी है, सभी एनिमलों में यही व्यवस्था है। सभी जीवों में, सभी प्राणियों में यही व्यवस्था है, नर और मादा की व्यवस्था है। तो इसी तरह उसमें भी नर और मादा। तो नर और मादा में जो एक धरती है वो सभी के पास, जिसकी उसकी धरती जिसके उसकी पास ही रहती है। क्या रहती है? दो धरती में से जिसकी उसकी जो धरती रहती है वो जिसकी उसकी ही रहती है। और एक है रेवेन्यू भूमिका, कि भाई जो भूमिका पे से आए हुए जो जीव है वो जीव को ठहरा देने के लिए। तो ये एक रेवेन्यू भूमिका, एक माता की भूमिका, और एक रेवेन्यू भूमिका। तो रेवेन्यू भूमिका का डॉक्यूमेंट देखो, ये किसकी निकली? तो रेवेन्यू भूमिका, ये रेवेन्यू भूमिका। तो उसके लिए रेवेन्यू टिकट का भी अभ्यास करना पड़ेगा आपको, और रेवेन्यू टिकट का अभ्यास करके उसमें ये जो रेवेन्यू भूमि पे क्या लिखा है, तो उसमें भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया ही लिखा गया। तो रेवेन्यू भूमिका जिसकी इसकी नहीं है, लेकिन किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की निकली। तो जमीन भारत सरकार की है, तो सरकार को सुपुर्द कर दो। पैसा सरकार का है, तो सरकार को अदा कर दो, क्योंकि उसमें वचन है, इसीलिए अदा करने की आवश्यकता है। तो इसमें जो रेवेन्यू भूमिका है, इन भूमिका में रेवेन्यू यानी रहने का, प्रोडक्शन, उत्पन्न, उत्पत्ति, सभी जात का, वो उसको रेवेन्यू बोला जाता है। और इसमें चक्र रखा गया है। चक्र अभी तो फॉरलाइंस रखा गया, पहला ये चक्र रखा था। तो ये चक्र यानी क्या? तो आज की इमिग्रेंस एक्ट में जगवाई है भाई वीसा, लैंडिंग परमिट, सेटल भूमि, दाखला। तो ये चक्र रखा 24 आरा वाला, तो उसमें, और जो फॉरलाइंस रखा है उसमें भी नीचे चक्र रहता है। तो इन चक्र में 24 आरा का बंधन में, तो ये 24 आरा क्या चीज है? सेटल भूमि, दाखला ही है। तो कोई भी आए तो सेटल भूमि, दाखला पूछे तो यही रेवेन्यू दिखाओ, क्योंकि रेवेन्यू पे ही है सेटल भूमि, दाखला। 24 तास बंधन में, किसका बंधन में? रेवेन्यू का बंधन में। इसीलिए उस पे लिखा भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का वफादारी में रहना पड़ेगा, और उनका रूलिंग चलता है। ये रूलिंग के तहत आपको भी रहना पड़ेगा। इसीलिए रेवेन्यू सर्व का वरिष्ठ, सभी कानून रेवेन्यू का अंडर में है, और आदेश, गेजेट, ये सब किसके अंडर में?
रेवेन्यू का अंडर में है, इसीलिए ये भारत भूमि का सेटल भूमि दाखल दाखला हम अखिल आदिवासी अनाज काल पूर्वी से रहने वाला, और मेरे पास वीजा नहीं, लैंडिंग परमिट नहीं, सेटल भूमि दाखल दाखला नहीं है, वास्ते मैं विदेशी नहीं हूं, इसीलिए दोषी नहीं। तो दोषी नहीं है, वास्ते ये कानूनी में और जो भी गेजेटेड में आपको मुक्ति मिली। ये मुक्ति मिलने का प्रथम दर्शनीय पुरावा उनमें 419 पेज पे नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी को नो टैक्सेशन का तुर्तूत किया गया है, उल्लेख किया गया है। इन उल्लेख के तहत ये समाज का जीवन, इसीलिए इन समाज को पवित्र व्यवहार के तहत आपको भी इन पवित्र स्थिति में रहना पड़ेगा। 1931 की परिस्थिति में से आज दिन तक ये समाज को कहीं नुकसान हो चुकी है। क्यों, कैसे नुकसान? तो विश्व में जब 1931 में बस्ती गंती, तो उसमें 1931 में ऐसी परिस्थिति निकली कि भाई ये आदिवासी रह गए थे गिनती में, तो रह गए, तो विश्व ने सभी को बोला को आदिवासी भारत में रहते थे, वो कहाँ चले गया। तब सभी को ऐसा लगा कि आदिवासी तो है, लेकिन उनकी वस्ती गिनती हो नहीं रही। कि यही नहीं, तो 1931 में जब 700 राजा रजवाड़ा का शासन चल रहा था, वो टाइम पे यहाँ का प्रतिनिधि ने क्या किया कि भाई उसको, ये समाज को 6 करोड़ की गिनती में से कौन सा करोड़ में समावेश किया जाए, तो उसी तरह राजत्व में पड़ा। तो वो टाइम पे उसमें राजा का जो प्रतिनिधि था, वो राजा का प्रतिनिधि का अभिप्राय लिया। तो अभिप्राय में क्या लिया, आज भी अभिप्राय चल रहा है, ठहराव सम्मति अभिप्राय आज भी चल रहा है। तो वो टाइम पे भी अभिप्राय लिया, और अभिप्राय में लिया, क्या लिया कि भाई ये समाज, ये जात किसको मानती है। तो राजा का प्रतिनिधि दूसरा, ना बाप ने बोला, ना भाई ने बोला, ना बड़ील ने बोला, ना आदिवासी वड़वा ने बोला, लेकिन किसने बोला, दूसरा ने बोला। किसका, राजा का प्रतिनिधि था, उसने बोला। आज भी यही परिस्थिति का निर्माण चालू। तो वो टाइम पे बोला कि भाई वो लोग तो पत्थर को पुनते हैं, वो लोग पेड़ को पुनते हैं, वो लोग नदी नाला को भी पुनते हैं, वो लोग धरती को पुनते हैं, वो लोग सूर्य चंद्र तारा कणी उसको सभी को पुनते हैं। तो वो किसका अभिप्राय, राजा का प्रतिनिधि का अभिप्राय। वो अपना कुटुंब का नहीं था, अपनी थियरी भी नहीं जानते थे, फिर भी उसने अभिप्राय दिया। और अभिप्राय देने से वो लोगों ने ऐसा लगा कि ये भाई पत्थर को पुनते हैं ना, तो वो भी एक मूर्ति पूजक है, लेकिन पत्थर को फोड़ डालो और उसमें से आकृति निकालो और उनको फूल पत्थर अगरबत्ती नारियल चढ़ावो, उसको बोलते हैं मूर्ति। लेकिन पत्थर मूर्ति नहीं है, वो भी अखंड रूलिंग में आता है। जिसी तरह धरती है उसी तरह वो भी अखंड रूलिंग में आता है। पेड़ ये किसने बनाया, कुदरती नदी नाला, कुदरती पवन पानी, कुदरती धरती, कुदरती आकाश, कुदरती। फिर भी उसने मूर्ति पूजा में अभिप्राय दिया, और मूर्ति पूजा में अभिप्राय देने से
उसने वो टाइम पे सर्वे किया कि भाई देश में ऐसा कौन सा धर्म है कि वो धर्म में मूर्ति पूजा माना जाता है, मूर्ति को पूजा जाती है। तो उसमें सर्वे में निकला हिंदू, तो आज भी निकला हिंदू भी। आपका भी जो प्रमाण पत्र देते हैं वो कब से निकला? वो टाइम से निकला है। क्यों? कि भाई हिंदू ऐसा एक धर्म है, तो वो धर्म ज्यादातर मूर्ति पूजा में मानते हैं। तो वो लोग भी पत्थर को पूजते हैं, पेड़ को पूजते हैं, नदी नाला को पूजते हैं, सूर्य चंद्र धरती माता को पूजते हैं। तो वो भी, उनको भी समझ लिया कि मूर्ति पूजा ये नेचुरल है, उनको पूजता है, वो नहीं अभिप्राय दिया। लेकिन कैसे दिया कि मूर्ति पूजा, तो मूर्ति पूजा में निकला टॉप पे हिंदू। तो तब से आपको लिया हिंदू भी। दो बाप का एक लड़का रहता है, नहीं रह सकता। हिंदू तो हिंदू, हिंदू बिल कैसे बना? रेवंड फादर यानी पाल्य पिता, पाल्य पिता की दुकान में आज भी आप फंस रहे हो। पाल्य पिता यानी इंग्लिश में रेवंड फादर। तो पाल्य पिता की दुकान में से बाहर निकलने के लिए दादा ने गुलामी में से इन समाज को स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए आपको नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी प्रत्यक्ष प्रमाण की तहत ले गए और नॉन जुडिशियल कुदरती व्यवहार की ओर ले गए। आज की परिस्थिति में भी क्या रखा है कि भाई ये लोगों का आदिवासी समाज, उनका जीवन कैसा है, कैसा चलाता है, उनका रिपोर्ट किसको दिया? महामहिम जी गवर्नर, उसको दिया गया। और उनको दिया गया तो एक बरस में उनका अहवाल किसको देना पड़ता है? राष्ट्रपति को देना पड़ता है। और ये समाज उसी तरह जीती है, उनका स्थिति क्या देने का, उनका अहवाल दूसरे को नहीं दिया, राज्यपाल को दिया गया है। और उनका अहवाल भेजकर 342 कलम के तहत इन आदिवासियों की सामाजिक, शैक्षणिक सुरक्षा पूरी पढ़ने के लिए जिम्मेदारी राष्ट्रपति की और गवर्नर की ही। कौन सी कलम के तहत? 342 कलम। इन 342 कलम के तहत आज भी रक्षा नहीं हो रही। इसीलिए बच्चे को पढ़ाने के जाओ तो भाई आधार कार्ड लावो, कोई कार्ड लावो। ऐसी परिस्थिति में बच्चे को नुकसान हो रही, और इन बच्चे को नुकसान हो रही है। तो इन बच्चे को तहत आर्टिकल भारत के बंधारण में उनका तरतूत किया गया है। 21 एक कलम में यही तरतूत किया गया है कि भाई 1 से 14 तक का जो भी चिल्ड्रन बच्चा है, इन बच्चा को मुफ्त शिक्षण देना चाहिए। तो मुफ्त में कैसे आ गई ये? आज कैसी निकली है? कैंसी आईडी निकली। तो ये आईडी वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं। मर्जियात है, फर्जियात नहीं। फिर भी दर स्कूल में आज बमबराड़ा हो रहा है। तो उनकी क्या आवश्यकता? ये समाज को तो शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्र सुरक्षा पूरी पाड़नी है। तो ये आवश्यकता की क्या आवश्यकता? और बहनों सब बोलते हैं कि बहनों को मुफ्त शिक्षण, मुफ्त शिक्षण। तो मुफ्त शिक्षण है तो मुफ्त शिक्षण दो। तो उनके पास 17 कार्ड मांगने की क्या आवश्यकता? क्यों जरूरत गिरी? शिक्षण देने का है तो शिक्षण दो। तो उसी तरह नुकसान आपको 1931 से हो रहा है। तो आज भी इन भारत भूमि में बस्ती गणतरी आ रही है। तो इन बस्ती गणतरी में दूसरे का अभिप्राय से, जिसी तरह 1931 से आपको आज दिन तक सहन करना पड़ा है, अनुसूचित जनजाति जब चाहे वहां नाम बदलना,
ऐसी जो परिस्थिति है, इन परिस्थिति में से उगारने के लिए सावचेती रखने की आवश्यकता आपको आज की जरूरत है। और इस जरूरत में एक आया यूसीसी कानून। तो यूसीसी कानून में क्या लिया? ट्रेडिशनली बेनिफिट। तो ट्रेडिशनली बेनिफिट में ऐसी अराजकता है कि भाई पुरुष का तो ड्रेस एक ही होगा, लेकिन इन भारत भूमि का आदिवासियों की स्थिति में तुम टप्पा टप्पा अंतर अंतर पे जाओ तो बाइयों का जो परिधान है वो परिधान बदलता जाता है। हमारे इधर की बहनों का परिधान देखो तो कहीं का अलग मिलेगा, 10-15 माइल चले जाओ तो वहां का परिधान अलग अलग जाएगा। इसीलिए ये भारत भूमि में उनको ट्रेडिशनली बेनिफिट दिया गया है। और ये ट्रेडिशनली बेनिफिट में आप निष्फल जाओगे तो आपका जीवन अस्त व्यस्त की ओर बढ़ेगा। इसीलिए जो व्यवहार है, इन व्यवहार को पकड़ के रखो। और ऐसी परिस्थिति में 32,000 ऊंडा समुंदर, 32,000 ऊंडा समुंदर और 64,000 की वस्ती में से एक इंसान बाहर आता है। और वो इंसान खुद का डिप्लो का हक और अधिकार पूछ रहा है। कैसी वस्ती में से? 32,000 ऊंडा समुंदर में से, 64,000 वस्ती में से एक इंसान बाहर निकलता है। और वो इंसान क्या पूछते हैं कि जिसके उसके डिप्ला का, जिसका उसका देश का अधिकार और हक पूछ रहा है। तो आपको तो 1935 में एक्सीडेंट पार्सिल एरिया और इन एरिया में रहने वाला जो भी है उनको उनकी तहत उनका अधिकार भी पता नहीं है, अधिकार भी आज दिन पूछा नहीं। तो कैसे निकले ये वाणी स्वतंत्रता का अधिकार? सभी को दिया है वाणी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इन वाणी स्वतंत्रता का अधिकार 19 आर्टिकल के तहत आपको भी मिला है। तो आपका अधिकार कैसे नहीं पूछा? तो आज की परिस्थिति में अराजकता का निर्माण होता है, फिर भी नहीं कोई पूछ सकता। क्यों? कोई इतना तो पूछो तो भाई एक्सीडेंट पार्सिल एरिया तो कहाँ है, आपको पता है कि नहीं पता? तो ये तो पूछो। ऐसी परिस्थिति में आपका भी दृढ़ निर्णय और व्यवहार की ओर दृढ़ता, निकटता और वफादारी होनी चाहिए। नहीं तो एक गली में भटकने वाला, मजदूरी करने वाला छोटा बच्चा जब लंदन की धरती में, वेलिंगटन में जब घूमता था मजदूरी करते करते, तो वो टाइम पे म्युनिसिपालिटी का घड़ियाल बजता था, वॉच। तो वो घड़ियाल बजता था और वो काम करता था बच्चा। तो वो बच्चा काम करा तो उसने सुना टन टन टन, तो आवाज तो आता था टन टन। तो ये बच्चे के मन में क्या हो गया? तो वो कहाँ बसता है? म्युनिसिपालिटी का। तो वे बच्चे ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि टन टन वेलिंगटन लॉर्ड ऑफ द मेयर सन, मैं भी एक दिन ऐसा लॉर्ड मेयर सन, मेयर तो लंदन की भूमि का मेयर मैं भी एक दिन बनूंगा। तो ऐसा दृढ़ निश्चय किया। तो उसने टन टन वेलिंगटन लॉर्ड ऑफ द मेयर सन, मैं भी एक दिन, किसके अधीन? वो घड़ियाल बजता था टन टन, यही आवाज पे से उसने निर्णय कर लिया और वो बच्चा एक दिन मेयर सन बन गया था, गली में भटकने वाला। ऐसी परिस्थिति नहीं है कि श्रीमंत ही वहां जाते हैं। तो भाई ऐसी परिस्थिति में भी
आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जो एक सद्गुणी परिवार, वो टाइम पे राजा दशरथ का परिवार को सद्गुणी परिवार मानते थे। तो इसमें एक कैकेयी का जन्म हुआ। कैसा? सद्गुण में एक दुर्गुणी का निर्माण हुआ। तो ऐसा नहीं कि सद्गुण में सद्गुणी ही पैदा होता है, लेकिन रावण था, रावण, उनका तो कारनामा सब ऐसे बोलते थे, लेकिन वो भी एक शक्तिशाली पुरुष था। फिर भी उनका कारनामा राक्षस की नाम से बोला जाता है, खराब नाम से विचारा जाता है। तो उसमें अच्छा गुण वाला एक कौन सा जन्म हुआ? विभीषण का जन्म हुआ। तो वो सच्चा में सच्चा जन्मता है, ऐसा ही नहीं है। तो आपको भी ऐसे लगेगा कि आपकी स्थिति ऐसी है कि जगह आगे रहेंगे, फिर भी आप पीछे ही जाओगे, बैठने के लिए आगे नहीं आओगे। तो यही मानस आपको व्यवहार के अधीन दूर करना पड़ेगा, और दूर करना पड़ेगा इसमें नॉन जुडिशियल व्यवहार के तहत ही स्वनिर्भरता, स्वरक्षण, आत्मबल की ओर बढ़ोगे। नहीं तो फिर आप स्वनिर्भरता, स्वरक्षण के इसमें भी निष्फल जाओगे, तो आपका जीवन भी निष्फल जाएगा। तो इसी तरह जो आधार है कुदरती, वो आधार का आधार लेते चलो, नहीं तो फिर आप जो मुर्गा है ना, मुर्गा, उसको भी खा गए ना। टाइगर का तो खा गए, लेकिन आपके घर में जो रहने वाले जीव, उन मुर्गे को भी खा गए। और मुर्गा खा गया ना, तो आपको कितने बजे उठने का ये दिक्कत किस पे लगी? घड़ियाल का अलार्म रखने की आवश्यकता पड़ी। नहीं तो जब तक मुर्गा था तब तक वो मुर्गा बोलता था, तो आपका वडील इन मुर्गे का पुकारने से, बोलने से वो उनका खेत में काम किया जाता था। लेकिन आज तो बनावटी, जब सो गए अलार्म रख के और जो पावर खलास हो गया, तो फिर जैसे सोते थे वैसे सो गए, आपका काम भी रखड़ गए। इसी तरह जो कुदरती आधार है, वो कुदरती आधार नासीवंत नहीं है। तो नासीवंत जो वस्तु नहीं है, उनकी ओर प्रणय करने के लिए दादा ने कुदरती आरती दी है कि पितु पदे आवागमन किया, पितु मुखी नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कहां जाओगे? यही प्रमाण आपने नहीं देखा, इसीलिए कोई वडील, कोई अक्लधारी, कोई संस्कारी, कोई अगम निगम का जानकार पुरुष के पीछे आपको भी रहना पड़ता। नहीं तो फिर अपन झगड़ते ही जाएंगे। तो झगड़ा ये जुडिशल में, सत्यमेव जयते में लड़ाई का कोई प्रश्न नहीं होता है। तो फिर भी यहाँ छोटी बड़ी, गांव में भी झगड़ा, शहर में भी झगड़ा, देश में भी झगड़ा, और विश्व में भी झगड़ा। तो ये झगड़ा का मूल कारण कहाँ है? तो झगड़ो मत, ये समाज एक है, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी है, गांव एक है। तो गांव में भी झगड़ा मत डालो, उनका बीज भी मत डालो, क्योंकि झगड़ा का प्रमाण ऐसा है, आज की परिस्थिति में दो सुधारने के निकले हैं। ये समाज को दो परिवार है वो सुधारने के निकले, एक परिवार राजकारण और एक परिवार धर्म कारण। ये सब बोलते हैं हम आदिवासी को सुधारने के लिए निकला है, उनका आधार यही है। तो सुधारने का निकले हैं, उसमें जो झगड़ा है वो झगड़ा सही झगड़ा नहीं है, उसमें कैसा बनावटी झगड़ा, तो वो झगड़ा का अंत नहीं आता। तो कैसा झगड़ा? तो बकरी निकली 4, घर में बकरी थी 4। मेरे जैसे कोई पॉक्समैन, ओ पॉक्समैन है, कई कोई रहते हैं ना,
तो उसी तरह कितनी बकरी, सही में 4 बकरी, नंबर गिराया कितना, 5 गिराया, तो घर पे गई बकरी तो 4 ही निकला, और बूम पड़ा कि भाई मेरे 5 बकरी थी, तो ये 5 बकरी में से 1 बकरी नहीं है, तो कौन खा गया होगा, तो दिखा दिया जिसके साथ वेरझेर होगा उसको बोल दिया कि वही खा गया होगा, तो सब झगड़ा उनकी तरह। तो ऐसा जो झगड़ा है वो झगड़े में भी मत पड़ो, आप नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी की तहत जीवन जियो, उसमें झगड़ा का प्रमाण नहीं आता। तो ये झगड़ा ऐसा है कि वो नहीं निपटाएगा, क्योंकि बकरी ही 4 थी, नंबर पढ़ने वाले ने गलत किया तो उनका शिकार आप जैसे समाज हो गए। इसीलिए अराजकता इन भारत भूमि में नहीं, विश्व में अराजकता हो गई है। इसमें विश्व की अराजकता में विश्व का विकास के नाम से कहीं एक आदिवासी को सकड़ी परिस्थिति हो गई। इन सकड़ी विश्व की विकास की आग में यही आदिवासी समाज समा गया। आज देखो विकास के नाम से ये केवड़िया कॉलोनी देखो कितना विकास हुआ है, लेकिन जमीन किसकी, तो सरकार की। उसमें उपभोग करने वाला आदिवासी समाज था, उसको स्थलांतरित किया, तो जहां गया होगा वहां भी वो सकड़ा हो गया। इसी तरह विश्व की विकास की आग में आदिवासी तो हमाया है, लेकिन विश्व सब सकड़ा हो गया। इन सकड़ी परिस्थिति का पुनः निर्माण ना हो सके, इसीलिए आपको भी जो हम देते हैं आवो, हमारे पास चले आवो, ऐसे को आपको भी पहचानना पड़ेगा। तो दादा ने ये प्रॉपर्टी क्रेडिट का खुलासा किया। तो प्रॉपर्टी क्रेडिट ये कागज पे नहीं है, प्रॉपर्टी क्रेडिट ये खेत में। इसीलिए झारखंड का सीएम बोलता है बैंक हमारी खेती है, खलियाना हमारा एटीएम है। बैंक क्या चीज है, तो जो खेतीबाड़ी है, आदिवासी का जीवन इन धरती माता पे है। तो बैंक हमारी खेती, तो खेती में ही बिकता है तब बैंक में जाता है भाई, नहीं तो सब बोलते हैं कि पैसा अन्न की क्रेडिट के अलावा पैसा बन नहीं सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का अर्थ मटेरियल से बना हुआ जो भी अर्थ मटेरियल होगा उससे पैसा बनता है। तो इसीलिए खेती हमारी बैंक है। और खलियाना अब तो क्या करते हैं, खलियाना बनाते नहीं, क्योंकि डर भी नहीं रहे ना, आपकी संस्कृति भी नहीं। जब आपकी परिस्थिति में आपकी पहचान का जो सबूत था वो सबूत तो आपने मिटा डाला। तो आज की घड़ी में सर्वे आएगा तो ना घर आपके पास हल मिलेगा, ना आपके पास करप मिलेगी, ना आपके पास डर मिलेगा, ना आपके पास कुछ संस्कारित वस्तु नहीं मिलेगा। तब तो उनकी पहचान कैसे होगी, ना आपको अक्सर भराखड़ी तारीख तिथि साल सनवारी में समावेश नहीं है। तो आदिवासी का सिर्फ व्यवहार, त्योहार, संस्कार और संस्कृति ही बची है कि यहाँ की मिट्टी है ये पुरवार करने के लिए। वास्ते आपको आपके दरवाजे पे रखने के लिए दादा ने पहले से ही बोला है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका घर की दरवाजे पे रखो ताकि आपकी सुरक्षा। तो कैसी सुरक्षा, जब वो टाइम पे दादा बोलता था कि भाई जो आएगा मिलिट्री आएगा, पुलिस आएगा, तो यहाँ की नहीं आएगी। तो भाई आपको लगता था तो कहाँ की आएगा, मेरा भाई भी पुलिस में है, मेरी भी रक्षा होगी। कोई बोलता होगा तो मेरा काका भी पुलिस में है,
तो मेरी भी रक्षा होगी। ऐसी परिस्थिति का निर्माण, तो दादा बोलता था कि ऐसा डॉक्यूमेंट आप आपका घर पे रखो, ताकि जो बाहर से आने वाला सैनिक, तो कौन सी सैनिक? शांति सैनिक, शांत सैनिक, शांतमय सैनिक, वो उसका प्रमाण ऐसी विश्व की भागीदारी में 20 पैसा हर राष्ट्र ये सैनिक के पीछे कर रहा है। 20 पैसा, 1 रुपया में से 20 पैसा वो शांति सैनिक के लिए आपको भेजते हैं वो। तो उसी तरह उनकी जो व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था दूसरा कोई करने वाला है, तो वो दूसरा ये व्यवहार का अनजान है। तो इसीलिए व्यवहार का जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट आपके घर पे रखो, ताकि कोई भी आए तो किसका घर का सुरक्षा करने का है, तो उनका प्रमाण उनको पता चल जाएगा। नहीं तो आज तो सब यूसीसी, एनआरसी, ऐसी परिस्थिति में आपको तो मुक्ति मिली है, लेकिन मुक्ति मिली है फिर भी परीक्षा देना पड़ेगी। कैसी परीक्षा देना पड़ेगा? तो व्यवहार की परीक्षा। तो व्यवहार की परीक्षा में आप फेल नहीं हो जाओ, इसीलिए ये डॉक्यूमेंट है, और कुदरती व्यवहार का दस्तावेज रखो, नहीं तो फिर कोई 6 कोड में ना चले जाए, कोई 7, 9, 14 भाषा वाले के साथ चले ना जाए। इसीलिए ये एक परीक्षा है, परीक्षा। तो जीवन की परीक्षा में इतनी कठिन पेपर गया है, बोले कि जो मेरे जीवन की परीक्षा थी, इसमें इतना पेपर कठिन गया हूं। तो कैसे कठिन गया, उनका कारण क्या रहा? तो उसने क्या बोला कि भाई मैंने तो मेरा भाई है, मेरा धर्म है, मेरा राज है, मेरा पक्ष है, और लागड़ी वश होकर उनका अभ्यास किया था, लेकिन पेपर किसका निकला? व्यवहार का निकला। इसीलिए जीवन की जो परीक्षा में हम फेल हो चुके। तो ऐसी परिस्थिति में पुनः परीक्षा देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। किसी की तरह ना लागड़ी का, ना किसी का, लेकिन व्यवहार का। तो व्यवहार वस्तु क्या है? व्यवहार को कानून नहीं लगता, व्यवहार को धर्म नहीं लगता, उसको बोलते हैं व्यवहार। तो 3.1 पद्धत ये भी एक व्यवहार है। तो उनको कानूनी कायदा लागू नहीं पड़ता, उनको धर्म नहीं लागू पड़ता, फिर भी बच्चे का आना जाना चालू। तो उसको ऐसी परिस्थिति में जो कुदरती व्यवहार का आधार है, वो कुदरती व्यवहार का आधार लो, और इन आधार के तहत आपका जीवन और आपकी परिस्थिति में साथे रहो। नहीं तो फिर झगड़ा। आज तो कैसी परिस्थिति, जब भारत देश अखंड था, वो टाइम पे बांग्लादेश का, पाकिस्तान का अलग होना पड़ा। तो वो टाइम पे भी अराजकता थी। 2 भाई साथ में जीते थे, अच्छी तरह जीते थे, खेत में अच्छी तरह से काम करते थे, लेकिन उनका व्यवहार से शादी हुई, शादी हो गई। तो फिर पहले तो भाई अच्छी तरह जीते थे, लेकिन शादी हो जाने से भाई के बीच में नहीं बना। भाई के बीच में बनता है, लेकिन भाइयों के बीच में नहीं बना। तो उसे लिए उनकी प्रॉपर्टी क्या थी? एक घर था, और उनका बापूजी ने क्या निभाया था? एक भैंस, क्या बोलते हैं, आमा ही मोहड़ी आता है। तो ये भैंस एक ही थी, लेकिन अब भी भाई का नहीं बना। भाई का बना था, तब तक तो एक ही साथ में दूध निकाल के पीते थे, खाते थे। लेकिन भाई आने से वो उनका हिस्सा हो गया। एक भैंस
दो भाई के बीच में बांटने का। तो वो टाइम पे क्या हुआ भाई, हिस्सा पड़ गया। कैसा हिस्सा पड़ गया? पीछे का भाग एक भाई को, आगे का भाई एक भाग को। तो पीछे वाला तो दूध निकाल निकाल के खाता था, और उनका बच्चा का गाल भी टमाटा जैसा, उनका भाइयों का गाल भी टमाटा जैसा, और जो चुंदड़ी साड़ियां थी वो भी एक अलमस्त। किसका? कोई मेहनत बिना, जिसका दूध दूने का, वो हिस्सा वाला का। उनका परिस्थिति अच्छी निकली। आज भी वैसी परिस्थिति है, आपकी भी परिस्थिति वैसी, तो उसमें से भी बाहर निकलो। तो ऐसी परिस्थिति में दूध खाने वाला तो स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया। सब वो मजबूत, पैसे टके से भी मजबूत, शरीर से भी मजबूत। लेकिन एक को आगे का भाग आया था, उनको तो चारा खिलाना पड़ता है। तो चारा खिलाते खिलाते उनका देह ऐसा हो गया, चलने के भी उनको ताकत नहीं। ऐसी परिस्थिति में आखिर में एक वडील मिला, और वो वडील उनको बोलता था कि भाई आप क्यों रो रहा है, आपकी स्थिति क्यों ऐसी हो गई है? तो वो बेचारा बोलता था रोते रोते, क्या कहूं दादाजी, हम दो भाई थे, वो टाइम पे हमारा अच्छा था। घर में दो भाइयों ने शादी की, और बायो आई तो हमारी एक ही प्रॉपर्टी थी बाप की। वो क्या थी? भैंस। तो भैंस थी, उनके दो भाग पड़ गया। पीछे का भाग एक भाई को गया, आगे का भाग मेरे भाग में आया। तो मैं ये चारा काट काट कर मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई है, और हमारे बच्चे के भी परिस्थिति ऐसी हो गई है, इसीलिए मैं रो रहा हूं। तो ये वडील था, पगड़ीधारी, दमदादा जैसा हूं, वडील धारी और हाथ में डांग धारी। उसने बोला, तो भाई मेरी अक्ल को आप स्वीकारोगे? तो वो तो बेचारा ऐसा था, उसको हाँ के अलावा दूसरा नहीं। तो उसने हाँ कर दिया कि भाई मेरी भी आखिरी जिंदगी की घड़ी चल रही है, ऐसा लगता है, तो मैं भी आपकी अक्ल से चलूंगा। तो उसने, वो वडील ने क्या बोला कि भाई जब वो दूध दुएगा, दूध निकालेगा, वो टाइम पे आप भी चारा डालो, और चारा डाल को लकड़ी लेके खड़ा रहना, ऐसी लकड़ी लेके खड़े रहने का। जब वो दुएगा, दूध निकालेगा, तब आप उनकी भैंस की कान पे फटाक 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 मार। तो फिर वो आगे से मारेगा तो वो स्थिर थोड़ी रहेगी। तो वो तो दूधने का लिए दूध नहीं निकाल सका वो दिन। ऐसा चला दूसरा दिन भी। तो दूसरा दिन भी उसने ऐसा किया। वो जब दूध निकालने के वक्त पे आया ना, तो चारा डाला और लकड़ी लेके आया, और चारा डालते ही वो जैसे दूध निकालते ऐसे उनके कान पे लगाने लगा, फटाक 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 लाठी से। तो फिर तीसरा दिन आया। तीसरा दिन में तो वो पीछे वाला भाग वाला हिस्सा वाला क्या बोलता था, ए भाई तू क्यों मार रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो उसने बोला ये मेरे भाग की है, मैं कुछ भी करूं। तो फिर पांचवें दिन पे दोस्ती हुई, चौथे दिन पे दोस्ती हुई कि भाई अभी थोड़ा थोड़ा खाएंगे, लेकिन ऐसा मत करो। इसी तरह जो वडील रहते हैं, वडील युवा युवतियों को मेरी विनती है कि जो वडील की अक्ल वो वडील ही रहता है। इसीलिए आप पढ़े लिखे बैरिस्टर होगा
तो भी संस्कार संस्कृति का निर्माण में से आप फेल हो जाओगे, व्यवहार में से आप फेल हो जाओगे। इसीलिए वडीलों का मिला हुआ वारसा उसको बोलते हैं सक्सेसिवली एब्डन। पीढ़ी दर पीढ़ी का वारस आप है, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी का जो व्यवहार है उनको अंगीकार करके अमल अमली जीवन जीना चाहिए। नहीं तो कर्नोलॉजिकल टेबल के तहत किसी की मिलकत कोई दूसरा ले नहीं सकता, फिर भी आप इस विश्व जगत में अराजकता का निर्माण हुआ है। और दादा ने प्रमाण से प्रत्यक्ष कहूं सु आज ही, तो प्रत्यक्ष कहूं सु आज ही, तो दादा ने प्रत्यक्ष डॉक्यूमेंट दिया। इन डॉक्यूमेंट के अधीन न्याय नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? दस्तावेजी इंसाफ चाहिए, इंसाफ। तो आपका भी जहां जहां केस चलता होगा तो इन केसों में भी मजिस्ट्रेट भी समझ सकता है। हम अक्कल कुआ गए थे तो वो टाइम पे एक जज था, एक भाइयों का खेती का प्रॉब्लम था, अभी की बात है। तो वो टाइम पे गए, हम भी चले गए वहां कोर्ट में, और वो लोग भी चले गया। लेकिन उनका वकील एडवोकेट क्या बोलता है कि साहेब ये कंसिलेशन समिति है, उनको चलाने मत दो, क्योंकि वो सरकार को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, ऐसा वो बोलने लगा। फिर भी हम बैठे, फिर वो मजिस्ट्रेट बोलता था कि भाई समिति को तो नहीं चलने देंगे, लेकिन आप चलाते होंगे तो चलाओ, ऐसा कहा। तो इतना भी अच्छा अपने लिए कि भाई सरकार को नहीं मानते, लेकिन कौन सा सरकार पूर्ण लेख नहीं। तो मजिस्ट्रेट ने बोला है एक दिन समझने के लिए हमको भी जरूरत गिरेगी, और जो एडवोकेट था उनको भी बोला था आप भी समझो। तो ऐसी परिस्थिति में एक भाई को अंदर रखा था, तो वो कोठड़ी में रखा था। एक वडील था, तो वो वडील ने क्या लिखा, भाई कोठड़ी किसकी? तो कोठड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की। मजिस्ट्रेट को उनका भान नहीं होने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का परिवार को रखा गया है। कोठड़ी ना मजिस्ट्रेट की, लेकिन कोठड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की है। तो मजिस्ट्रेट को उनको ख्याल नहीं होने से वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का परिवार को अंदर रखा गया है। आप छोड़ो या ना छोड़ो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का विरोधी हो आप। इतना लिखकर दिया था, तो वो भाई ने निकाल दिया था, क्योंकि यह झगड़ा का परिणाम नहीं है, लेकिन इसमें परिस्थिति वैसी है। कोठड़ी किसकी है? अर्थ मटेरियल किसका? तो गवर्नमेंट का निकली ना, मजिस्ट्रेट का निकला। तो मजिस्ट्रेट को पता नहीं कि भाई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी परिवार है। तो इसी तरह आपको भी आपका पहचान अनाज काल पूर्वी से अनंत काल से चलता हुआ हैविंग नो बिगनिंग का जो व्यवहार है, इन व्यवहार का अभ्यास करके आपको भी समझाना पड़ेगा, और इन तरह आपका जीवन को भी गुलामी में से मुक्त रखने के लिए ये अवसर है। इन अवसर में मनुष्य अवतार मिला है, और ये मनुष्य अवतार जिस बाप से आए हैं, जहां बाप से आया है वो बाप का घर जाने के लिए इतना ही नहीं,
बाप का घर सभी को जाना पड़ता है। यहाँ जिंदा रहेंगे उनको भी, लेकिन जिस घर से आए हैं वही घर जाने के लिए, तो वही भेदी घर पाने के लिए कुंवर जग अंगी याना आया है। साथी ठोक के बोलता विश्व ने कि भाई जहां से आए हैं वहां जाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए कुंवर जग अंगी याना है। चाहे इमिग्रेंट्स हो, चाहे मृत्यु हो, कि कोई भी आवागमन हो, तो उसमें जो प्रमाण रखा गया है दस्तावेजी का, वो दस्तावेजी का इंसाफिक जो घड़ी है वो घड़ी उस पे चलती है। इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट का अभ्यास करना पड़ेगा, आपका भावी रत्न को भी उनका अभ्यास करना पड़ेगा। और इन अभ्यास में नॉन जुडिशियल है, कुदरती व्यवहार और कुदरती व्यवस्था। इन कुदरती व्यवहार में, कुदरती व्यवस्था में आप विवेक विनय, व्यवहार त्यौहार, संस्कार संस्कृति उसको ख्याल में रखना पड़ेगा। नहीं तो वो जो चले गई तो आप भी चले जाएंगे। तो इसीलिए जो कहाँ गए नहीं, कहाँ से आए नहीं, इसीलिए उनको आज की घड़ी में ये अनाजकाल पूर्वी का चलता रूलिंग पे रहने की आवश्यकता है। टिकट ये भी अनाजकाल पूर्वी का, पैसा नया पैसा वो भी अनाजकाल पूर्वी का, रूप वो रुपया भी अनाजकाल पूर्वी का, कंसरी ये भी अनाजकाल पूर्वी का है। तो सब जो अनाजकाल पूर्वी का व्यवहार है, ये व्यवहार को अंगीकार करके अमली जीवन जीना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में आज अपन यहाँ बैठे और दादा ने जो व्यवहार दिखाया, इन व्यवहार का अधीन रहकर आपका जीवन, आपका व्यवहार, घर की व्यवस्था, देही की व्यवस्था और देश की व्यवस्था, इन व्यवहार के तहत रखो और जीवन अपना भावी मय रखकर अपना जीवन की व्यवस्था स्टैंडर्ड में रखो। इतना कहकर मैं बैठने की इजाजत लेता हूँ। स्वकर्ता पितु के